Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Khadija Kamran and today is our lecture number 13 of General Science 7th class. जी तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है विच इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो रिप्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. तो उसको मैं थोड़ा सा जो है वो समराइज़ करके यहाँ पे आपको जो है वो बता देती हूँ ताकि आपको जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी साथ साथ आपको रिकॉल हो जाए, आपको जो है वो थोड़ा सा वो भी क्लियर हो जाए. आई एम श्योर कि आप सबने जब बुक्स और नोट्स निकाल लिए होंगे अभी तक. ठीक है जी, तो अगर आप आज के लेक्चर की बात करें तो उसके लिए आप पेज नंबर 22 से आपका आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 13 वो स्टार्ट हो रहा है. तो बेटा रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है. टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड. इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड. ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली एवरी ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस, विच कैन ब्रीथ, विच कैन यू कैन सिंपली से विच कैन ग्रो. ठीक है, उसमें हमने जो है वो कुछ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे. देयर आर द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने दो तरह से पढ़ा था कि वो या तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं या फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं. नेचुरल के अंदर हमने दो मेथड पढ़े थे, रनर्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर्स, और आर्टिफिशियल के अंदर हमने दो मेथड्स पढ़े थे, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग. अब उसमें जो उसका सेकंड पार्ट था, जो सेकंड टाइप थी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ जो आपने डिस्कस की थी वो थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके ऊपर हमने कहा था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. चूँकि हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस प्लांट्स में भी डिस्कस कर रहे हैं, तो जिस तरह हमने पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था प्लांट्स में, जस्ट लाइक दैट नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो बेटा सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने ऑर्गन्स पढ़े थे, वेजिटेटिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल ऑर्गन इन प्लांट्स. वेजिटेटिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स में मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट फ्लावर लाइक लीव्स, शूट, स्टेम, रूट, दीज आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स. बिकॉज ये जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ये जो ऑर्गन है ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं. इस तरह से प्लांट का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल पार्ट है प्लांट का, जो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है, जो मेन रोल प्ले कर रहा है, दैट इज़ अ फ्लावर विच इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फ्लावर इज बेसिकली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट. ठीक है, यहाँ पर मैंने फिगर 3.5 में जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपकी बुक के अंदर ड्रॉ हुआ है, मैंने उसको यहाँ पर जो स्केच आउट कर दिया है कि आपको जो आज का लेक्चर है चूँकि इसी फ्लावर और फ्लावर के पार्ट से रिलेटेड है, तो जब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, लेक्चर को डिस्कस करेंगे, तो साथ साथ मैं आपको डायग्राम से जो है ये साथ साथ आपको क्लियर भी करती जाऊँगी. ठीक है जी, तो पेज नंबर 21 पे छोटी सी डेफिनेशन अगर आप नीचे देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की छोटी सी डेफिनेशन वहाँ पे गिवन है. इससे पहले कि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की डेफिनेशन बताऊँ, मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, आपको रिकॉल करवा दूँ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच अकर्स इन प्लांट्स विच टेक्स प्लेस इन प्लांट्स विदाउट सीड्स, जिसमें प्लांट सीड्स को यूज़ किए बगैर रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कहते हैं ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच कैन produce the seeds. Now the plants undergo the sexual mode of reproduction by using the seeds. This is because with seeds. ठीक है, जिस तरह से आपने वो जो मेथड पढ़ा था विदाउट सीड्स था, इस तरह यहाँ पर सीड्स को यूज़ करते हुए विद सीड्स प्लांट जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, जिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जी तो बेटे पेज नंबर 21 के ऊपर आपको यहाँ पे डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, अंडरलाइन कर लीजिए. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस मेथड प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गन इन प्लांट इन विच द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. अब हम अपने आज के लेक्चर में सारा डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है और फ्लावर जो है वो किस तरह से जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. जी सो फ्लावर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट. Some plants contain both male and female sex organs or the sexual organs, but the some of the plants also contain either male sex organ or the female sex organs. Means कि यहाँ तो कुछ plants में तो दोनों तरह से flowers present होते हैं, male sexual organ वो भी flowers present होते हैं, female flowers भी present होते हैं, but के कुछ plants के अंदर जो है वो just या तो मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ये उन्होंने आपको फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया है. अब बेसिकली जो एक फ्लावर होता है डैट कंसिस्ट ऑन द 4 बेसिक फ्लोरल पार्ट्स. अब इसके कितने फ्लोरल पार्ट्स होते हैं? 4 बेसिक फ्लोरल पार्ट्स. तो वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज अबाउट द सेपल्स.
ठीक है जी। सेपल्स बेसिकली फ्लावर की सबसे जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड होती है, दे आर कॉल्ड द सेपल्स, दे मेक द कैलिक्स। चूंकि ये ग्रीन कलर से ही होती हैं तो मैं इसके लिए ग्रीन मार्कर यूज कर रही हूँ। दे मेक द कैलिक्स द आउटर मोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि हमने इसके जो 4 फ्लोरल पार्ट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। तो उसमें जो सबसे पहली जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास वो क्या है, सेपल्स है। सेपल्स सबसे एक्सटर्नली प्लांट के, अगर आप देखें फ्लावर के सबसे एक्सटर्नली जाएगी इस तरह से ग्रीन करके प्रेजेंट होती हैं। और बेसिकली अगर मैं यहाँ पे छोटा सा आपको ड्रॉ करिए, बेसिकली फ्लावर जब बर्ड कंडीशन में होता है, जब अभी फ्लावर अभी कली की फॉर्म में होता है ना, जब अभी फूल अभी खिला नहीं है, अभी वो कली की फॉर्म में है, तो इस कली की हालत में जब वो होता है, इस कली की फॉर्म में जब, तो इसको ये सेपल्स एक्चुअली इसको प्रोटेक्ट भी करती हैं। सेपल्स बेसिकली प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन द फ्लावर इज इन बर्ड कंडीशन, दे आर ग्रीन इन कलर, दे मेक द आउटर मोस्ट वॉल कॉल्ड द कैलिक्स। फर्स्ट वॉल बनाते हैं, आउटर मोस्ट वॉल बनाते हैं विच इज कॉल्ड द कैलिक्स। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे सेपल्स विच मेक्स द कैलिक्स द आउटर मोस्ट वर्ल्ड। नंबर 1 इज अ सेपल। सेकेंड पार्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, दे आर द पेटल्स। पेटल्स मेक द सेकेंड वर्ल्ड। हमने 4 फ्लोरल पार्ट्स पढ़ने हैं ना फ्लावर के, तो पेटल्स जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड बनाते हैं। दे मेक द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर विच इज कॉल्ड द करोला, विच मेक्स द करोला सेकेंड वर्ल्ड। अब ये सेपल से अंदर की तरफ होते हैं, सेपल से इनसाइड होते हैं। यू कैन सी, मैंने पेटल्स को शो करने के लिए रेड मार्कर ही यूज कर रही हूँ सो डैट आपको ज़रा पेटल्स क्लियर हो जाए। पेटल्स बेसिकली फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जो आपको कलरफुल पेटल्स नजर आती है। उर्दू में इसको हम फूल की पत्तियां जैसे कहते हैं। जैसे आप रोज़ फ्लावर देखें रेड कलर की, उसकी जो अट्रैक्टिव पेटल्स हैं, जिसका कलर है बेसिकली जो कलरफुल वो प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं कलरफुल, वही आपको अट्रैक्ट करते हैं, उसकी खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं, उसको अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इस पेटल के अंदर बेसिकली जो है उसके जो कलरफुल कलर कॉम्बिनेशंस हैं, कलरफुल पेटल्स हैं एंड विद द सेंटेड, ओके, और इसके अंदर जो खुशबू है, जो फ्रेग्रेंस है, ये अट्रैक्ट करती है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, हमें ना तो हम तो उसकी खूबसूरती को अट्रैक्ट होते हैं ना, बट डू यू नो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसी खूबसूरती को, इन्हीं कलरफुल पेटल्स को और इन पेटल्स के साथ साथ जो सेंटेड, जो इनके अंदर जो एक खुशबू, एक फ्रेग्रेंस, एक सेंटेड जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स है पेटल्स की, उसको अट्रैक्ट करते हैं और फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं टू गेट देयर नेक्टर्स। ठीक है, इंसेक्ट्स फ्लावर्स के ऊपर नेक्टर लेने के लिए। नेक्टर क्या होते हैं? नेक्टर इज बेसिकली द स्वीट लिक्विड जूस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेटल्स और यू कैन से एट द बेस ऑफ द फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये नेक्टर प्रेजेंट होता है इन पेटल्स के अंदर, और बेसिकली इसी नेक्टर को लेने के लिए जो ये स्वीट लिक्विड जूस है, इंसेक्ट्स फ्लावर्स को विजिट करते हैं। और विजिट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ दीज कलरफुल एंड सेंटेड पेटल्स विच मेक द सेकेंड बॉल विच इज कॉल्ड द करोला। ठीक है बेटे, मैं इसको रिपीट भी कर रही हूँ, अगर आप अपनी बुक में भी देखें तो आपको मिल गया होगा। पेटल्स के पैराग्राफ में अगर आप देखें उस हेडिंग में, दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर containing nectar at their base। and what is nectar? nectar की डेफिनेशन आगे जाकर इसी चैप्टर में नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर 23 पे गिवन भी है, मैं यहाँ पर भी आपको मेंशन कर देती हूँ। नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड जूस, ये मीठा जूस होता है जिसको सक करने के लिए इंसेक्ट्स जो है वो फ्लावर्स को विजिट करते हैं। इट मेक द सेकेंड वॉल विच इज कॉल्ड अ कोरोला। देन इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, दैट इज द एंड्रोशियम। The third floral part is the androecium and it is composed of stamens। ठीक है जी, थर्ड पार्ट है आपका एंड्रोशियम और ये किस पे कंसिस्ट होता है, ये किससे कंपोज होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमिन्स। अब जो ये स्टेमिन्स हैं दे आर फर्दर कंसिस्ट ऑफ, स्टेमिन्स आगे फर्दर किस पे कंसिस्ट है? एंथर्स एंड फिलामेंट्स, एंथर्स एंड फिलामेंट्स। नाउ अपनी डायग्राम में देखते हैं जी एंथर एंड फिलामेंट। यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम फिगर 3.5 you can see anther and filament। so both of these make the third whorl of the flower which is called the androecium and androecium is consist of stamens। ठीक है जी, अब stamens आगे किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? anther and filament। now this anther basically contains pollen grains और ये वही पोलन ग्रेन्स हैं जो कि पॉलिनेशन के दौरान एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं।
ओके। एंड देन फिलामेंट, फिलामेंट इज द लॉन्ग स्टॉक जिसके ऊपर आगे एंथर अटैच है। ये देखेंगे एक लॉन्ग स्टॉक है ना, एक लंबी सी जैसे डंडी सी है और उसके ऊपर आगे ये एंथर अटैच है, इट्स अ लॉन्ग स्टॉक। फिलामेंट इज अ लॉन्ग स्टॉक which contain the anther, and anther contains the pollen grains, and these are the same pollen grains which is transferred during pollination. So that is about the third whorl of the flower, which is androecium. Androecium consists of stamens, is composed of stamens, and stamens is further consists of anthers and filaments. ठीक है जी, it makes the third whorl of the flower. Then इसके बाद लास्ट अगर हम देखें fourth one is about the gynoecium. ठीक है जी बेटे, the fourth one is about the gynoecium. अब gynoecium जो है अगर हम उसकी बात करें जी, तो ये हमारे फ्लावर की फोर्थ whorl बनाते हैं, that is the gynoecium. It is the female part of the flower. जिस तरह androecium हमने देखा मेल पार्ट है फ्लावर का, जैसे gynoecium is the female part of the flower and it consists of composed of carpels. ठीक है, and it makes the fourth whorl of the flower. फ्लावर की जो फोर फ्लोरल पार्ट्स हैं उनमें फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया ना, सेपल्स एंड पेटल्स एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट इज composed of carpels and each of the carpel is further consists of three parts which are stigma, style and ovary. Now these ovary further contain the ovules. जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि कार्पल्स जिस तरह हमने ये डिस्कस किया था ना कि स्टेमिन्स के पार्ट होते हैं एंथर एंड फिलामेंट, और एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं. जस्ट लाइक दैट यहाँ पे जो आपके ये ओव्यूल्स हैं, अब इन्होंने पॉलिनेशन के दौरान उस पोलन ग्रेन के साथ अटैच करना है, उससे मिलना है, तो पॉलिनेशन हो जाएगी. वो अब आगे इंशाल्लाह था इसी हमारे आज के लेक्चर में पॉलिनेशन का जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगी. राइट नाउ अब जरा हम अपने गाइनोशियम को यहाँ पे कार्पल्स को जरा यहाँ से हम जो है वो फाइंड करते हैं. दी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो दीज पार्ट्स बेसिकली मेक द कार्पल्स. आपको अपनी डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा, कार्पल्स ऑफ द फ्लावर विच इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑल्सो कॉल्ड द गाइनोशियम. ठीक है जी. अब यहाँ पे ओवरी, स्टाइल और सिग्मा. ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स, और ये वही ओव्यूल्स हैं जो पॉलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं. देन इसके बाद स्टाइल विच इज द नैरो स्ट्रोक. ठीक है, ये लॉन्ग नैरो स्ट्रोक आपको जो यहाँ पे ये स्टाइल नजर आ रही होगी, दिस वन. ओके, and then last one is the stigma. Stigma is basically the flat tip of the carpel. It is a flat tip. You can see कि यहाँ पे ये flat tip है कार्पल की, which is sticky nature. अब ये नेचर में sticky क्यों होती है? So that it can easily receive the pollen grains during pollination. कि जब ऊपर से pollen grains गिरेंगे तो ये चूँकि sticky nature में है तो यहाँ पर आकर pollen grain इस तरह से स्टिक कर जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इसका पार्ट हो गया. लास्ट वन विच इज़ अ गाइनोशियम. और ये पोलन ग्रेन्स आते कहाँ से हैं? जब इंसेक्ट्स विजिट करते हैं फ्लावर्स को, एक फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, तो उस दौरान इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ जो है पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, और फिर जब दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स वहाँ पे जब डिस्पर्स करते हैं, गिर जाते हैं, वहाँ पे फॉल कर जाते हैं, तो उस दौरान जो ये स्टिग्मा, जो फ्लैट टिप है फ्लावर की, जो स्टिकी एंड होता है उसका, वो उन पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करता है या उसको कैप्चर कर लेता है, उसको कैच कर लेता है. और फाइनली यहाँ सिग्मा से जो ये पोलन ग्रेन्स है ये आगे नीचे जाते हैं ओव्यूल्स में. ओव्यूल्स प्रेजेंट द ओवरी, और यहाँ पर आकर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है. ठीक है, वो भी इंशाल्लाह ताला आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ तक जो आपका फ्लावर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पार्ट कंप्लीट हो गया है. अब इसी के साथ ही अपने जो आज के लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है जी पॉलिनेशन. तो जो कि हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं इसी चीज़ को कि पॉलिनेशन हो जाती है, कब होती है? जब पोलन ग्रेन्स जो है वो एक जो मेल फ्लावर है उससे फीमेल फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं. अभी ज़रा उसको डिटेल से भी डिस्कस कर लेते हैं जी. नेक्स्ट टॉपिक आपको नीचे नजर आ रहा होगा, टॉपिक 3.3 है, विच इज़ अबाउट द पॉलिनेशन. नाउ व्हाट इज़ पॉलिनेशन? Pollination is basically the transfer of pollen grains from anther which is a male part of the flower, जिसमें हमने पढ़ा था ना कि stamens के अंदर होते हैं anthers, and the next is about the style. ठीक है जी. तो अब जो ये anther है वहाँ जिसमें pollen grains present है, they will move towards the ovules present in the ovary of the female flower. The transfer of pollen grains from the anther, the transfer of pollen grains from anther
to the stigma which is the female part of the flower containing the ओव्यूल्स इन द ओवरी। बेसिकली जो ये पॉलिनेशन उसमें क्या होता है कि जब ये एंथर्स ओव्यूल से मिल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो यहीं पर आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन हो जाती है प्लांट्स में, ठीक है। वो आगे जाकर इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे इसे। नाउ जस्ट अभी राइट नाउ जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है मैं उसी को आपको जरा रिकॉल करवा देती हूँ। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट एंथर टू द फीमेल पार्ट स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। अब यहाँ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो ये देखें, मैंने भी आपको बताया ना कि एंथर इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होती है, इन्हीं एंथर्स का, इन्हीं पोलन ग्रेन्स का ओव्यूल्स के साथ अटैच हो जाना, ओव्यूल्स तक गिर जाना, इसको पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे इस पोलिनेशन की जो है बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन प्रेजेंट इन द प्लांट्स, सेल्फ पोलिनेशन और द क्रॉस पोलिनेशन। अब जैसे कि उसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है सेल्फ पोलिनेशन, मीन्स के खुद से। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि अगर प्लांट के ऊपर द सेम प्लांट सेम फ्लावर, ठीक है, उसी प्लांट के ऊपर उन्हीं फ्लावर्स के दरमियान अगर पोलिनेशन हो रही है, पोलन ग्रेन्स जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, जस्ट एक ही सेम प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे सपोज ये फ्लावर है, ये फ्लावर, अब इसी प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ से इस प्लांट के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, ओव्यूल्स पे गिर जाते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि एक सेम प्लांट के ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3 मोर देन जितने भी प्लांट्स हैं, उन फ्लावर्स के दरमियान पॉलिनेशन कैसे हो रही है। सपोज कि ये इस प्लांट का मेल फ्लावर है और ये इस प्लांट का फीमेल फ्लावर है। नाउ अब जो पोलन ग्रेन्स है अगर वो इस प्लांट से दूसरे प्लांट पे अगर गिर जाते हैं, दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बेटे एक चीज़ याद रखने वाली है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो या सेल्फ पॉलिनेशन हो, हमेशा पॉलिनेशन सेम प्लांट पे होगी, मीन्स कि अपने काइंड के प्लांट पे होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि मैंगो प्लांट जो है वो एप्पल प्लांट के साथ जो है वो क्रॉस पॉलिनेट कर दे या सेल्फ पॉलिनेट कर दे, नेवर, ये नेचर का रूल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लाजमी बात है कि वो ऑन काइंड अपने ही तरह के दूसरे प्लांट के साथ जो है वो पॉलिनेट करेगा। जैसे आप बाग में देखते हैं कि बहुत सारे एक जैसे साथ ही ऑरेंज के ट्रीज लगे हुए हैं, मैंगो के ट्रीज लगे हुए हैं, तो उनके दरमियान पॉलिनेशन होती रहती है। सेल्फ पॉलिनेशन में मैं रिपीट कर दूँ कि सेम प्लांट ऑन द सेम फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन ऑन द डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द डिफरेंट प्लांट्स बट ऑफ द सेम काइंड, यानी कि उस प्लांट की काइंड सेम होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आप नेक्स्ट पेज पर देखें तो यहाँ पर आपको डायग्राम्स भी नजर आ रही है। सेल्फ पॉलिनेशन में जस्ट एक फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है कि उसी एक ही फ्लावर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसके ओव्यूल्स के ऊपर गिर रहे हैं, स्टिग्मा से होते हुए, और वहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है। क्रॉस पॉलिनेशन में आप देख रहे हैं डायग्राम्स में कि 2 डिफरेंट आपको फ्लावर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी टाइप एक है। आप दोनों के कलर देखें ना, बिल्कुल एक ही टाइप के वो प्लांट है, ठीक है, अपनी ही काइंड के प्लांट के साथ, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर अगर वो हो रहा है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कि अब पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट्स हैं, जो कैरियर्स हैं, ऐसे कौन से कैरियर्स हैं जो इन प्लांट्स को पॉलिनेट करवा रहे हैं। आपके सिलेबस में उन्होंने 3 एजेंट्स डिस्कस किए हुए हैं। आज के लेक्चर में जो है वो हम एक फर्स्ट एजेंट को आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और द इंसेक्ट पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मीन्स कि ऐसे कौन से कैरियर हैं जो पॉलिनेशंस करवा रहे हैं, एजेंट्स, कैरियर्स जो कि पोलन ग्रेन्स को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में जो वो 3 डिस्कस हुए हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। आज के लेसन में जो आज के लेक्चर है उसमें जस्ट हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, नंबर 1, विच इज़ अबाउट द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जी, तो इसके ऊपर तो अभी जब हम पेटल्स का पार्ट पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि इंसेक्ट्स जब फ्लावर्स को विजिट करते हैं टू गेट द नेक्टर, एंड व्हाट इज नेक्टर, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी गिवन है। यू कैन अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ नेक्टर इन लाइन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 23, ठीक है जी। पेज नंबर 23 पे जो आपको इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का पैराग्राफ है उसमें लाइन नंबर 3 में जरा देखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। नेक्टर विच इज़ अ स्वीट लिक्विड जूस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर, ठीक है बेटे। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं कि जब इंसेक्ट्स फ्लावर्स को विजिट करते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर एंड सो ऑन, इंसेक्ट्स जो विजिट कर रहे हैं फ्लावर्स को, उस दौरान जो पोलन ग्रेन्स है वो इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ अटैच हो जाती हैं। अब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जब इंसेक्ट विजिट करता है तो पोलन ग्रेन्स वहाँ गिर जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे पे तो वहाँ गिर जाते हैं।
तो इस तरह से जो है वो एक क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो आगे तक कंटिन्यू रहता है। और ये सबसे जो कॉमन मेथड है प्लांट से पॉलिनेशन का वो इंसेक्ट पॉलिनेशन के थ्रू होता है। और ये जो एजेंट्स हैं जिनके थ्रू ये पॉलिनेशन हो रही होती है इसे हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। जैसे अब अगर इंसेक्ट पॉलिनेट करवा रहे हैं तो इंसेक्ट्स को हम पॉलिनेटर्स कहेंगे, यानी ये वो कैरियर्स हैं जो कि पॉलिनेशन करवा रहे हैं, जो कि पॉलिनेशन को टेक्स प्लेस करवा रहे हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है बेटे, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर दैट्स वेरी सिंपल। व्हेन इंसेक्ट्स विजिट द फ्लावर्स, और इंसेक्ट्स विजिट क्यों करते हैं फ्लावर्स को? टू गेट द नेक्टर। एंड व्हाट इज नेक्टर? विच इज अ स्वीट लिक्विड जूस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर। और इंसेक्ट्स क्यों अट्रैक्ट होते हैं? यहाँ पे भी हमने पहले भी डिस्कस किया था ना वो क्वेश्चंस के, इंसेक्ट्स क्यों फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? बिकॉज ऑफ द कलरफुल एंड सेंटेड पेटल्स। फ्लावर की जो ये कलरफुल सेंटेड पेटल्स होती हैं, इनके कलर्स की वजह से, इसकी फ्रेग्रेंस की वजह से, इसकी बहुत खूबसूरत खुशबू की वजह से जब वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो फ्लावर्स को विजिट करते हैं और उस दौरान उनकी बॉडी के साथ जब पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाती हैं और वो पॉलिनेशन को अमल को जब वो प्रोसेस को जब वो टेक्स प्लेस करवाते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है बेटे, तो आपको यहाँ पे साथ ही गुड टू नो भी नजर आ रहा है, एक दफ़ा उस गुड टू नो को भी डिस्कस कर लेते हैं। At least 75% of the flowering plants depend on the pollination for fertilization। ठीक है जी, तो ये जो आपके सारे जो 75% जो प्लांट्स का है हमारे, वो बेसिकली पोलिनेटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो पोलिनेटर्स के थ्रू पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो उनके बॉडी के अंदर होता है। तो यहाँ तक जो है वो आपका ये आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट आपके पोलिनेटर्स है लाइक विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स एंड द वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटी सी चीज़ एक और आपको बता दूँ कि वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट पोलिनेशन के थ्रू ज़्यादातर पोलिनेशन करवाते हैं, उन प्लांट्स के अंदर आमतौर पर जो फ्लावर्स होते हैं वो अपवर्ड साइड पे, उनके पेटल्स अपवर्ड साइड पे होते हैं, मीन्स देयर पेटल्स फेस अपवर्ड डायरेक्शन। और जो प्लांट जो है वो विंड के थ्रू अगर पॉलिनेट हो रहे हैं तो उनमें जो है वो उनकी जो पेटल्स होती हैं दे फेस यूजुअली डाउनवर्ड। इसमें जो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अंदर, दे आर द रोज एंड बटरकप। एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ऑल्दो देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स एज वेल, बट आपके सिलेबस के अंदर जो 2 एग्जांपल्स डिस्कस हैं, दे आर द रोज एंड बटरकप। ठीक है, नीचे दोनों आपको गिवन भी है। तो बेटे आज के लेसन के साथ यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है, और आज के लेक्चर के साथ जो आपकी डायरी है उसे भी नोट कर लीजिए। डायरी को अपने साथ साथ याद करना है। जी बच्चे, आज के लेक्चर के साथ जो आपकी डायरी वर्क है, आज एमसीक्यूज थोड़े से ज़्यादा हैं, आपके नोट कर लीजिए कौन कौन से एमसीक्यूज हैं आज के लेक्चर के साथ। एमसीक्यू नंबर 4, 5, 6, 19 एंड 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी आपके आज की डायरी के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड 10। और आज के लेक्चर के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। यू कैन सी इन द यूनिक नोट्स, मैं आपको एक दफ़ा बता भी देती हूँ। और बेटे इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो ये फ्लावर की डायग्राम गिवन है ये भी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। मैंने इसलिए डायग्राम जब भी रेज नहीं की कि आप लोग थोड़ा सा देखते भी जाए कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, एनालाइज फ्लावर एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है, और लॉन्ग क्वेश्चन की जब रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें, रफ कॉपी पे या नीट कॉपी पे उसको याद करके लिखें, या उसको वैसे एक दफ़ा ज़रूर लिखें कि आपकी जो रिटन वर्क की प्रैक्टिस है बच्चे वो भी आपके साथ साथ रहे। ऐसा ना हो कि आपकी रिटन वर्क की प्रैक्टिस जो है वो आपकी हो ही ना पाए इस तरह से। ठीक है, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू यकीनन आपने लर्न कर लिए होंगे, हम श्योर के लर्न भी कर रहे होंगे। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रफ कॉपी पे लिखना है, और प्लस साथ में आपने उसकी जो है वो डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर नंबर 13 था जी। तो आज का छोटा सा जो मैसेज है आपके लिए, तो वो बेटा आपका छोटा सा मैसेज आपके लिए ये है कि याद रखें कि मंजिलें चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हों, रास्ते हमेशा पाँव के नीचे होते हैं। तो इसलिए किसी भी बुलंदी का आगाज़ हमेशा पथरी से होता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हमेशा जो है वो अर्ली स्टेज जब हम शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, तो उससे जब एक स्टेप ज़रूर उठाएं। ठीक है बेटे, ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।